नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के पार्ट 1 यानी मानव भूगोल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं। ये चैप्टर वाइज सीरीज है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इससे पहले भी हमने राजनीति शास्त्र और जियोग्राफी के ही चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को वहां पर अपलोड किया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी अपलोड किया गया है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो उनको प्लेलिस्ट में आप खोलकर देख सकते हैं और आप अपना एग्जाम और भी बेटर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 5 की यानी प्राथमिक क्रियाओं को। पुराने बुक में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 5 और नए बुक में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि नए बुक से एक चैप्टर को चैप्टर नंबर जो 3 है जनसंख्या संगठन है उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। यहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखते हैं तो यहां पर आपको कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठना चाहिए और अपना खुद का भी एनालिसिस करना चाहिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना सही नहीं हो रहा है। ये खुद भी आपको अपना एनालिसिस करना होगा। जितना ज्यादा आप मैक्सिमम सही कर पाते हैं उतना ही ज्यादा आपके एग्जाम की तैयारी उतना ही बेटर हो सकती है और हो रही है, और आपका कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर अपना बढ़ेगा। और अगर आप बहुत कम सही कर पा रहे हैं तो आपको आवश्यकता है हार्डवर्क करने की। अभी भी समय है, आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अभी से ही हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपका कम सही ऑब्जेक्टिव में हो रहा है तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको फुल में फुल मार्क लाना ही पड़ेगा अगर 80% एबव क्या करना है, अचीव करना है, अगर टॉपर बनना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इन प्रश्नों में कितना प्रश्न सही हुआ है। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। जैसे ही हमारा वीडियो स्टार्ट होता है आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन होती है जो आपको मोटिवेट कर रही होती है। आज की मोटिवेशनल लाइन है आपके आम जीवन से। जैसे क्या है कि अगर आप सुरक्षित नहीं हो आर्थिक रूप से, त्याग दो अपना आराम, नींद, घर और मनोरंजन और खोखले आदर्श और टूट कर मेहनत करो। अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपके परिवार वाले आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको आवश्यकता है अपना आराम त्याग करने का, आपको आवश्यकता है अपना नींद त्याग करने का, आपको आवश्यकता है अपना घर और मनोरंजन त्याग करने का, आपको आवश्यकता है अपने वो खोखले आदर्श त्याग करने का जिनको आप माने हुए हैं और जिनको अपने मन में गांठ बनाकर बांध कर रखे हुए हैं। आपको उन सब चीजों को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और वो कैसे आ सकती है? अभी जब आप पढ़ाई करिएगा तो, अभी जब आप मेहनत करिएगा, यही मेहनत आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आवश्यकता है नींद, चैन, सुख, ऐशो आराम, हर एक चीज, अपने हर उन आदर्शों को भी त्याग देना है जो आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो अभी आवश्यकता है आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की, ताकि आप अपने पढ़ाई में बेटर कर पाए। और जितना ज़्यादा आप पढ़ाई में बेटर कर पाइएगा उतना ही ज़्यादा आर्थिक सुरक्षित आप अपने आप को रखिएगा और कर पाइएगा, क्योंकि केवल और केवल पढ़ाई ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा को प्रदान कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप आर्थिक सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ कंपनी में ही जाकर कर सकते हैं, और वो भी 13 घंटा की जॉब वाली 15 घंटा की जॉब करके आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को कर सकते हैं। तो याद रखिए कि आपको अगर आर्थिक सुरक्षा अपना बनाना है, तय करना है, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करना है और सुरक्षित करना है, तो अपने नींद को, चैन को, आराम को, ऐसे आराम जो सुख है, सुविधाएं हैं, हर एक चीज को त्याग दीजिए और सिर्फ पढ़ाई करने पर लग जाइए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने पर लग जाइए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इन हर एक चीज को त्यागना होगा। आपको त्यागना होगा कहां पर जाने से? बोलबम जाने से। आपको त्यागना होगा कहां पे जाने से? कहीं पे भी दूर जो मंदिर है वहां पर जाने से। कहीं पे भी भगवान शंकर हैं, आप अपने पास वाले मंदिर में जाइए और एक लोटा जल ढारिए और बस उतने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। आपको कह नहीं रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई त्यागिए और पढ़ाई छोड़कर आप अपना कर्म छोड़कर आइए मेरे पास और जल ढारिए। ये बिल्कुल भी आपको नहीं कह रहे हैं भोलेनाथ। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतना ही उनके भक्त हैं, अपने पास वाले मंदिर में जाइए, दिल से उनको जल ढारिए और अपने कर्म में लग जाइए, अपने पढ़ाई करने में लग जाइए, अपने मेहनत करने में लग जाइए। वो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपना कर्म त्यागिए और मेरी भक्ति करने के लिए बाबा धाम आप आइए, आप ब्रह्मपुर आइए, आप विंध्याचल आइए, आप कहीं पे भी आइए, कोई देवी देवता ये नहीं बोलते हैं।
तो आप अपना कर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपर बनने के भी सपना पूरा कर सकते हैं, और तभी जाकर आप अपने आप को और साथ ही साथ अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। ये चैप्टर नंबर 5 है, प्राथमिक क्रियाएं हैं। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है। अगर देखा जाए 2015 में तो इससे एक प्रश्न पूछा गया है, 2016 में देखा जाए तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2017 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2018 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2019 में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में इस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2021 में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 में इस चैप्टर से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 2022 में 2 प्रश्न पूछा गया है, 2023 में 3 प्रश्न पूछा गया है, 2024 में 3 प्रश्न पूछा गया है, 2025 में 3 प्रश्न पूछा गया है। यानी आप देख सकते हैं कि यहां से 2018 से हर साल में इस चैप्टर से आपको प्रश्न दिखाई देते हैं, और 2021 में आप देखिएगा तो 8 प्रश्न इससे क्या किए गए हैं, 1 नंबर ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। यानी कि इस चैप्टर से कभी कभार 8 से 9 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभार 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, अध्ययन कर लेना है, ताकि इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो एक भी आपसे छूटे नहीं। आप हर एक प्रश्न को कॉन्फिडेंस के साथ में 100% क्या करें, लगाएं। ऑनलाइन एवरेज की अगर बात की जाए इस चैप्टर से कि कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो 4 से 5 प्रश्न क्या किए गए हैं, ऑनलाइन एवरेज इससे पूछे जा सकते हैं। तो इस साल भी 3 से 4 प्रश्न क्या होंगे आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रहेंगे। ये बात याद रखना है आपको कि 3 से 4 प्रश्न इस चैप्टर से रहेंगे। आइए आते हैं पहले नंबर प्रश्न पे, और यहां पर उससे पहले बता दें कि लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या है, यहां पे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या है, जो 2 नंबर के प्रश्न पिछले 10 सालों में किस साल में कितने पूछे गए हैं, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से एक भी नहीं पूछा गया है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो इस चैप्टर से एक भी नहीं पूछा गया है। लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर के प्रश्न है, इस चैप्टर से 1 से 2 यानी मैक्सिमम 1 से 2 किसी साल में इस चैप्टर से पूछा भी नहीं गया है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय वाले सीरीज में क्या करेंगे, इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। आते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, और यह प्रश्न पूछा गया 2013 में। ठीक है, रेशेदार फसल पहले होता क्या है? रेशेदार फसल वैसे होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सूत या जैसे कपास हो गया या जूट हो गया, तो इनमें एक अलग प्रकार का धागा होता है, एक धागा होता है, ठीक है, जिससे हम लोग कपड़े की निर्माण करते हैं, जैसे हम लोग बोरी वोरी बनाते हैं इस तरीके से, तो वो रेशेदार फसल होते हैं। तो आपको ऑप्शन में ये दिया गया है कि इनमें से पूछा गया कि कौन सा रेशेदार फसल नहीं है। जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए कहा जाए तो कपास, तो कपास एक रेशेदार फसल है, इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए कपड़ा उपड़ा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कॉफी, ऑप्शन नंबर बी है कॉफी, तो कॉफी एक रेशेदार फसल नहीं है, ये कैसी फसल है, ये नकदी फसल है। ये कैसी फसल है, नकदी। ठीक है, नकदी फसल उन्हें बोला जाता है जिन्हें हम बाजार के लिए क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और कॉफी को बाजार के लिए ही उत्पादन किया जाता है, अपने लिए कोई भी किसान क्या करता है, इसका उत्पादन नहीं करता है। मेस्टा भी एक रेशेदार फसल है, जूट भी एक रेशेदार फसल है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, और यह प्रश्न पूछा गया है 2018 में। यानी इसमें से पूछा गया कि कौन सा जो कृषि आधारित उत्पाद इसमें से क्या है, नहीं है, कौन सा उत्पाद है जो कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि से उसको नहीं उत्पादन किया गया, कृषि से उसका उत्पादन नहीं किया गया। तो अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी का उत्पादन हम लोग करते हैं गन्ना से। नमक की बात करें तो ये हम लोग समुद्र के जल से क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ठीक है, और यहां पर कॉफी की बात करें तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, इसका भी हम लोग ये भी कृषि से ही उत्पादन करते हैं। चाय के भी हम लोग क्या करते हैं, कृषि से ही उत्पादन, इसको भी क्या करते हैं, ये भी कृषि उत्पाद ही क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये कृषि उत्पाद नहीं है, यानी नमक जो है ये कृषि उत्पाद नहीं है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है।
यहां पे ये याद रखना है, खाद्य फसल पूछा गया है आपसे कि इनमें से जो भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो खाद्य फसल कौन सा नहीं है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में 2019 में पूछा गया है कि खाद्य फसल नहीं है, तो सबसे पहले खाद्य फसल किसे बोला जाता है, तो जिनको हम खाने के लिए उपजा रहे होते हैं वो खाद्य फसल होते हैं। जिनको हम बाजार में बेचने के लिए, जिससे हम पैसा एकत्रित कर रहे हैं, अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं उस पैसे से, तो उसको हम नकदी फसल बोलते हैं। उसको हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं, नकदी फसल। तो यहां पे आपसे खाद्य फसल पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा खाद्य फसल है जिनको हम लोग खाने के लिए ही उपजाते हैं, उसको बेचने के लिए ज्यादातर उपजाया नहीं जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें गन्ना की, तो गन्ना एक प्रकार का क्या है, नकदी फसल है। ये कैसा फसल है, नकदी फसल है। इसको खाने के लिए ही नहीं उपजाया जाता, इसको बाजार में बेचने के लिए उपजाया जाता है। इससे चीनी निकाला जाता है, इससे इसके रस से गुड़ बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार की नकदी फसल है। कॉफी भी एक प्रकार की क्या है, नकदी फसल है। ये भी खाद्य फसल क्या है, नहीं है। इसको भी बाजार में बेचने के लिए ही, व्यापार की ही दृष्टि से इस फसल को भी उपजाया जाता है। अगर मक्का की बात करें तो मक्का नकदी फसल क्या है, नहीं है, ये खाद्य फसल है। ये कैसा फसल है, ये खाद्य फसल है। इसे लोग खाने के लिए क्या करते हैं, उपजाते हैं। इसे प्रत्यक्ष तरीके से अपने लिए उपभोग करने के लिए, अपने खाने के लिए इसे लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं। और अगर चुकंदर की बात किया जाए तो चुकंदर भी एक प्रकार का क्या है, नकदी फसल है। चुकंदर भी एक प्रकार का नकदी फसल है। और चुकंदर से हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला गया, नकदी फसल क्या किया गया, बोला गया है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी खाद्य फसल कौन सा होगा, मक्का होगा। कौन सा होगा, मक्का होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। पहले तो समझिए कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, बहुत प्रकार की क्रियाकलाप करता रहता है। उन क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, तो वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से 3 होती हैं। और जो तृतीयक क्रियाकलाप है उसी को 2 और भागों में बांट दिया जाता है, चतुर्थक और पंचक हो जाता है। तो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक और पंचक। तो इसमें यही आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश क्या किया जाता है, किया जाता है। तो पहले आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 मुख्य होती हैं, 2 और होती हैं। तृतीयक को ही चतुर्थक और पंचक में भी क्या किया जाता है, तृतीयक में ही दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया प्राथमिक क्रियाएं। तो देखिए प्राथमिक क्रियाएं हमारा संबंधित है किससे, कृषि से संबंधित है। किससे, कृषि से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से, पृथ्वी से ये क्या है, संबंधित है। द्वितीय क्रियाएं हमारा संबंधित है विनिर्माण से। किससे संबंधित है, विनिर्माण से संबंधित है। तृतीय क्रियाएं हमारा संबंधित है किससे, सेवा क्षेत्र से। किससे संबंधित है, सेवा क्षेत्र से तृतीय क्रियाएं क्या है, संबंधित है। और साथ ही साथ किससे संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। चतुर्थक क्रियाएं एक स्पेशल प्रकार के कोई एक्टिविटी, हम पढ़ाई वगैरह रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उससे हमारा चतुर्थक क्रियाएं क्या है, संबंधित है। तो ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण बस्तियां होती हैं, वहां पर कृषि के कार्य बहुत ज्यादा क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो कृषि के कार्य देखने को ज्यादातर मिलते हैं। तो कृषि हमारा संबंधित है प्राथमिक क्रियाकलापों से। किससे संबंधित है, कृषि, प्राथमिक क्रियाकलापों से कृषि हमारा क्या है, संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है 2020 में। यह कब प्रश्न पूछा गया है, 2020 में। पहले समझिए कर्तन और दहन कृषि होता क्या है। मान लीजिए ये एक क्या है, जंगल है, ठीक है। अब इस जंगल के एक कोने के पेड़ पौधे का हमने क्या किया, काटा, इसकी सफाई की हमने, और पेड़ पौधे को हमने, इस कोने की पेड़ पौधे को साफ किया। और साफ करने के बाद यहां पर हम इसको जो बाकी जितने सारे उसके जो साक्ष्य है उसको हमने जला दिया, और पूर्ण रूप से वहां पे भूमि को साफ करके वहां पर हम कृषि के कार्य कर रहे हैं। तो उसे ही हम लोग कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्लैश एंड बर्न कृषि बोला जाता है। यानी वहां के
एरिया को हमने साफ किया, आग लगाया, जलाया, जलाने के बाद पूर्ण रूप से उसको साफ कर दिया और फिर वहां पे हम कृषि के कार्य कर रहे हैं। तो यही इसमें से पूछा गया है कि कर्तन और दहन कृषि इसमें से किसे कहा जाता है। तो पहला जैसे है ऑप्शन सघन निर्वाह कृषि, तो सघन निर्वाह कृषि को हम लोग गहन निर्वाह कृषि भी क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और ये मैदानी भागों में होता है, वहां पर होता है जहां पर भूमि बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है, जैसे अगर एशिया में आएंगे। ठीक है, दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। दूसरा कौन सा है, आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्तन और दहन कृषि बोलते हैं। पहले के जो लोग हुआ करते थे इसी प्रकार के खेती किया करते थे, कृषि का कार्य करते थे। जंगलों की किसी एक हिस्से की सफाई करते थे, सफाई करने के बाद वहां पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना ज्यादा उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति जितना समय तक रहती थी, उपजाऊ जितना ज्यादा वहां पर अनाज अच्छे प्रकार से उत्पादन होता था। और जैसे ही अनाज उत्पादन का जो संख्या है वो घटना स्टार्ट होता था, तो फिर क्या होता था कि उस जगह को लोग छोड़ते थे और फिर जंगल के किसी और कोने की सफाई करते थे और वहां पर क्या करते थे, वो कृषि का कार्य करते थे। तो वही कर्तन और दहन कृषि है जो कि संबंधित है हमारा आदिम निर्वाह कृषि से। आदिम निर्वाह कृषि को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि ही कहते हैं। ठीक है, विस्तृत और वाणिज्य अनाज कृषि एक बड़े लेवल पर एक ही फसल को उपजाया जाता है। मिश्रित कृषि में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत प्रकार के यानी फसल उत्पादन भी करते हैं, साथ ही साथ वहां पे पशुपालन का भी हम लोग कार्य करते हैं। तो ये मिश्रित कृषि हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा। कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फूलों की कृषि कहलाती है, और ये प्रश्न पूछा गया 2020 में। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड कितना ज्यादा आसान प्रश्न पूछता है। अगर आप थोड़ा सा सजग होकर, सचेत होकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ में 100% कॉन्फिडेंस के साथ में आप उनको जवाब दे सकते हैं, आप उनका क्या कर सकते हैं, सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फूलों की कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि नहीं। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और साथ ही साथ पशुपालन होता है। ट्रक फार्मिंग कृषि नहीं, यहां पे सब्जी उत्पादन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ट्रक फार्मिंग कृषि में। ठीक है, रोपण कृषि नहीं, रोपण कृषि जैसे हो गया कपास हो गया, ठीक है, चाय हो गया, साथ ही साथ कौन सा हो गया, कॉफी हो गया, और पुष्पो उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फूलों की कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग फूलों की कृषि कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, ये आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर डी है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित कृषि। कौन सा, मिश्रित कृषि। तो देखिए रबड़ किस प्रकार का कृषि है, ये एक रोपण कृषि है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रोपते हैं। रोपण कृषि वैसी होती है एक बार रोपाई करें तो उसे हम कम से कम 2-3 चक्र, 2-3 फसल चक्र तक क्या करते हैं, उसको हम लोग उत्पादन कर रहे होते हैं, उसकी कटाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर गन्ना एक बार हम रोपते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार काटते हैं। चाय की अगर खेती करते हैं तो एक बार करते हैं, तो 2 से 3 बार करते हैं, काटते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से रबड़ भी हो गया कि एक बार अगर इसका हम रोपण कर रहे होते हैं, रोपाई कर रहे होते हैं, तो इससे लगातार 2 से 3 बार हम इसकी क्या करते हैं, कटाई कर रहे होते हैं। तो ये किस प्रकार की कृषि में आता है, रोपण कृषि में आता है। किस प्रकार की कृषि में आता है, रोपण कृषि में आता है। और यहीं पर अगर बात करें भूमध्य सागरीय कृषि, तो ये खट्टे, जितने सारे खट्टे फल होते हैं जैसे अंगूर वगैरह हो गया, तो यहीं पर क्या किया जाता है भूमध्य सागरीय कृषि, यानी भूमध्य सागर के आसपास वाले एरिया में इस खेती को किया जाता है। दूसरा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, यानी आदि मानव जो पहले खेती किया करते थे उस तरीके से। तीसरा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि आप लोग जानते हैं कि इसमें फसल का भी और साथ ही साथ यहाँ पे पशुपालन का भी क्या होता है, कार्य होता है। एक ही साथ बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, कृषि का कार्य होता है, मिश्रित कृषि उसे बोला जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो आप लोग समझते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है जो जहां पे कृषि के कार्य हो रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंडेंट है, प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से क्या है,
संबंधित है। ठीक है, वो कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए खेती, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी बुनाई, ऑप्शन नंबर डी जूट उद्योग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो ए है आपका क्या होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे ऑप्शन नंबर ए खेती, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि का कार्य बोलते हैं। व्यापार हो गया तो व्यापार इसमें किससे जुड़ा हुआ है, तृतीय क्रियाकलाप से। किससे जुड़ा हुआ है, तृतीय क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। बुनाई का अगर काम करें तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। किससे, द्वितीय क्रियाकलाप से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जूट उद्योग की बात करें तो ये भी द्वितीय क्रियाकलाप से ही क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसमें से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा होगा, खेती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। यानी एकल कृषि किसे बोला जाएगा, जहां पे एक ही फसल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसे एकल कृषि कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है 2021 में। तो बताइए, मिश्रित कृषि में क्या एक ही फसल का उत्पादन होता है? नहीं, यहाँ पे फसल का भी उत्पादन होता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, पशुपालन का भी कार्य होता है। ठीक है, डेयरी कृषि में सिर्फ और सिर्फ दूध उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। रोपण कृषि में सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो कपास हो गया, चाहे वो चाय, चाहे वो कॉफी, चाहे वो रबड़। व्यापारिक अनाज कृषि में एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनाज उसका उत्पादन करके व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि एकल कृषि नहीं है, तो नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं एकल कृषि वाले हैं, और ऊपर का जो एक ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिश्रित कृषि, ये एकल कृषि क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये एकल कृषि क्या है, नहीं है। तो आपका इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। मतलब यहां से पूछा गया कि वैसे उद्योग को आप बताइए। आपने उद्योगों के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि वैसे उद्योग का आप नाम बताइए जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या करता है, कच्चा माल तैयार कर रहा होता है। जैसे अगर यहां पर ऑप्शन देखें इसका, तो पहला ऑप्शन है आधारभूत उद्योग, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छंद उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कुटीर उद्योग, चौथा ऑप्शन है छोटे पैमाने के उद्योग। तो अगर यहां पर स्वच्छंद उद्योग की बात किया जाए तो स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, स्वच्छंद उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जो एक जगह से दूसरी वस्तुओं को उठाते हैं और फिर बेचते हैं, दूसरी जगह तक ले जाकर उपभोक्ता तक बेचते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट वगैरह होगी, एक कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश किया, दूसरी जगह से उन्होंने वस्तुओं को उठाया ले जाकर उपभोक्ता के पास पहुंचा दिया। यानी वो कच्चे माल पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट ही नहीं होते हैं, वो कच्चे माल पे उनसे कोई भी क्या होता है, लेना देना नहीं होता है। ठीक है, कुटीर उद्योग की अगर बात करें तो ये घरेलू होते हैं, स्थानीय स्तर पर घरों में ये क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, छोटे उद्योग होते हैं। ठीक है, ये भी कच्चे माल पे ही डिपेंड होते हैं। अगर छोटे पैमाने के उद्योग की बात किया जाए तो ये भी क्या होते हैं, स्थानीय बाजारों से कच्चे माल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और यही ऑप्शन नंबर ए है आपका आधारभूत उद्योग। कौन सा है, आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है, कच्चे माल को क्या करता है, तैयार करता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, तो लोहा हो गया, लोहा को जो तैयार किया जा रहा है उस लोहे से दूसरे उद्योग क्या करते हैं, चल रहे होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो प्रश्न है 10, उसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहां पर यह नहीं की जाती है, यानी बड़े लेवल पर जो खेती होती है, जो व्यापारिक खेती होती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है, वो किन क्षेत्रों में क्या होती है, नहीं की जाती है। आपको ये क्या करना है, इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेयरी क्षेत्र में नहीं, यहां पर यह खेती क्या की जाती है, की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है स्टेपी क्षेत्र में, यहां पर भी ये की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है पंपाज क्षेत्र में, यहां पर भी ये खेती की जाती है। लेकिन अमेजन बेसिन में आप चले जाइएगा तो यहां पर यह खेती क्या की जाती है, नहीं की जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये सब घास के मैदान है, ये कहां कहां पर पाए जाते हैं। प्रेयरी क्षेत्र कहां पर पाया जाता है, स्टेपीज कहां पर पाया जाता है, पंपास कहां पर पाया जाता है, और डाउन्स का मैदान कहां पर पाया जाता है। आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। और यह प्रश्न पूछा गया 2019 में भी
और 2021 में ही पूछा गया है। यानी कि जब यूरोपवासी अलग अलग देशों में गए और वहां पर जाकर उन्होंने अब उसको उपनिवेश बनाया अपना, तो वहां पर वो लोग किस प्रकार की फसल को उन्होंने क्या किया था, विकास किया हुआ था, किस प्रकार की कृषि का उन्होंने वहां पर क्या किया था, विकास किया था। यही यहां से प्रश्न क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो पहला मिल्पा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग मिल्पा से अवगत होंगे। इसे क्या, कौन सी खेती बोला जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि जो है वही उसको मिल्पा बोला जाता है। कहां पे बोला जाता है आपको ये कमेंट करके बताना है। रोपण कृषि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी है अंगूर की खेती। तो देखिए मिल्पा तो बिल्कुल नहीं होगा, रोपण कृषि ऑप्शन नंबर बी क्या है, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि यूरोप वासियों ने क्या किया है कि अलग अलग जगहों पर लेकर गए हैं, जैसे चाय हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, इन्होंने अलग अलग जगह पर क्या किया था, इन फसल को ले गए और वहां पर लगाए। जैसे हमारे यहाँ चाय की खेती होती है, पहले नहीं हुआ करती थी, यूरोपवासी ही इसे लेकर क्या हुए, हमारे यहाँ आए। तो इस प्रकार के फसल को यानी उन्होंने अलग अलग अपने उपनिवेशिक देशों में ले जाकर क्या किया, लगाया था। तो कौन सा हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। मिश्रित कृषि नहीं, मिश्रित कृषि ये लोग नहीं लगाए कहीं पर। अंगूर की खेती तो ये तो भूमध्य सागरीय में खट्टे फलों की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में और 2021 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो अब भी बताए, इसके पहले वाले में ही यहाँ पर हम बताए कि अंगूर की खेती ये किस प्रकार की, खट्टे फल की खेती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि खट्टे फलों की जो कृषि है वो किससे संबंधित है, मिश्रित कृषि से नहीं, रोपण कृषि से नहीं, भूमध्य सागरीय कृषि से, तो हाँ भूमध्य सागरीय कृषि से ही, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, अपने चैप्टर में पढ़ा है कि भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागर के क्षेत्रों में खट्टे फलों की ही क्या की जाती है, खेती की जाती है। जैसे अंगूर हो गया, तो अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं उनसे सोमरस बनाया जाता है यानी शराब बनाया जाता है, और जो खराब किस्म के जो अंगूर होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, किशमिश बनाया जाता है। ये हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर पढ़ते समय, आपने चैप्टर पढ़ते समय ये जानते होंगे। ठीक है, सहकारी कृषि तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लदांग। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है मिल्पा, कर्तन एवं दहन कृषि का ही दूसरा नाम है, झूम कृषि का ही दूसरा नाम है। लदांग भी वही है, इसको अलग जगह पर लदांग बोला जाता है। कहाँ पे मिल्पा और कहाँ पे लदांग बोला जाता है आपको कमेंट करके ये बताना है। ठीक है, एजेंडा हो गया तो कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम एजेंडा बना रहे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यानी ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। और ये 2015 में और 2021 में ये प्रश्न क्या किया गया है, पूछा गया है। तो हो सकता है कि अभी भी आपके प्रश्न में, इस साल वाले प्रश्न में भी क्या किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न पे भी क्या करना है, आपको गौर फरमाना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि यानी एक वहां पे फसल का उत्पादन किया जाता है, एक फसल का उत्पादन जहां पे किया जाता है वो कौन सा उत्पाद है, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जैसे कौन सा हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, चाय हो गया। तो ये सभी क्या है, एकल कृषि उत्पाद हैं। ये सभी क्या है, एकल कृषि उत्पाद हैं। तो यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 16, कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। और ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। यानी कि जो अलग अलग क्रियाकलाप करने वाले लोग होते हैं उन्हें अलग अलग कॉलर में रखा जाता है। जैसे किसी को रेड में रखा जाता है, किसी को नीला में, किसी को काला में रखा जाता है। ठीक है, अलग अलग क्रियाकलाप करने वालों को। तो इसमें से यही पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है काला, और ऑप्शन नंबर डी है गुलाबी। तो इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गुलाबी। गुलाबी किसी का भी क्या है, पेशागत कॉलर नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। और यह प्रश्न पूछा गया है 2023 में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि के कार्य होते हैं। कौन से कार्य होते हैं, कृषि के कार्य होते हैं। तो इसमें से पूछा गया कि प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर 2 है
वानिकी, ऑप्शन नंबर सी है आखेट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ही किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से। आखेट करके यानी शिकार करके लोग लाया करते थे और उसे फिर बेचा करते थे, उससे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते थे। वानिकी यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? वनों का उत्पादन वगैरह सब चीजें कर रहे हैं, साथ ही साथ कृषि खेती का कार्य कर रहे हैं। तो इनमें से सभी इसका क्या होगा? 17 नंबर जो प्रश्न है उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रोपण फसल नहीं है और रोपण फसल है, ये प्रश्न क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रोपण फसल को आपको बहुत अच्छे प्रकार से क्या रखना है? याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है और कौन रोपण फसल है। तो याद रखिएगा कि रोपण फसल उसे बोला जाता है जिसे एक बार नहीं, एक बार रुपाई करने के बाद उसे 2 से 3 बार हम लोग क्या कर रहे होते हैं? कटाई उससे कर रहे होते हैं, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे होते हैं, अनाज प्राप्त कर रहे होते हैं। तो उसे हम लोग रोपण फसल क्या कहते हैं? तो जैसे यहां पर कॉफी हो गया, तो कॉफी क्या होगा? एक बार इसे बोते हैं तो कम से कम 2 फसल 3 फसल चक्र तक इससे हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्या है? रोपण फसल हो गया। गन्ना हो गया, तो गन्ना भी किस प्रकार का फसल है? रोपण फसल ही है। अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं क्या है हमारा? रोपण फसल क्या है? नहीं है। गेहूं हमारा रोपण फसल क्या है? नहीं है, खाद्य फसल में आता है। ठीक है। रबड़ भी हमारा क्या है? एक प्रकार का रोपण फसल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? और यह प्रश्न पूछा गया 2025 में, यानी इस साल पूछा गया और 2023 में भी यह प्रश्न क्या किया गया है? पूछा गया। आप देख सकते हैं 2023 में पूछा गया, 24 ड्रॉप कर दिया गया और 25 में पूछा गया है। तो हो सकता है कि 24 में जो पूछा गया है वो 25 में, 24 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 में भी क्या कर सके? रिपीट कर दे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 24 वाले प्रश्नों को, साथ ही साथ 22 वाले प्रश्नों को, साथ ही साथ कौन से 20 वाले प्रश्नों को, 18 वाले प्रश्नों को आपको क्या करना है कि अच्छे प्रकार से देखते रहना है। वो पूछ सकता है। किसी साल, पिछले साल का भी प्रश्न क्या कर देता है? रिपीट कर देता है। तो इसलिए सभी प्रश्नों पर ध्यान देना है। पशुचारण यानी कि जो पशुपालन का काम है, यानी कि जो कृषि का काम है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप से डायरेक्ट क्या होता है? संबंधित होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप से, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। द्वितीय क्रियाकलाप में हम लोग विनिर्माण का काम करते हैं, उद्योग लगाने का काम करते हैं, यानी वस्तुओं का हमसे पुनः उत्पादन करते हैं ताकि उपभोक्ता उसका क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। और उपभोक्ता कौन है? हम हैं। यहां पे तृतीय क्रियाकलाप में हम लोग क्या करते हैं? सेवाएं और व्यापार का क्या करते हैं? काम करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 है कोल खहोज उदाहरण है। और यह प्रश्न पूछा गया 2024 में, हो सकता है 26 में क्या कर दे? रिपीट कर दे। ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक कृषि का, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित कृषि का, ऑप्शन नंबर सी है एकल कृषि का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोल खहोज आपने पढ़ा होगा कि कोल खहोज बोला जाता है जो रूस की खेती होती है। ठीक है। रूस पे जो कृषि होती है उसे कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। और रूस में किस प्रकार की खेती होती है? सामूहिक कृषि होती है। किस प्रकार की कृषि होती है? सामूहिक कृषि होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर कैसा फल है? खट्टा फल है। खट्टा फल कहां पर किया जाता है? भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाता है। यानी ये भूमध्य सागरीय कृषि से ये क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मानसून क्षेत्र से, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवीय क्षेत्र से, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, जी हां, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, क्योंकि भूमध्य सागरीय ही क्षेत्र में खट्टे फल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है? यानी जो हम च्युइंगम चबा रहे होते हैं वो किससे संबंधित है? निम्न वृक्षों में से। टार के वृक्ष से नहीं, टारी है, टारी इससे संबंधित है। खजूर, खजूर हम लोग खाते हैं, वो खजूर संबंधित है। जेपोटा,
जे पोटा वृक्ष जो है ये किससे संबंधित है? च्युइंगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? च्युइंगम से। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब होगा। रबड़ ये भी क्या है? च्युइंगम से संबंधित क्या है? नहीं है। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? यानी कि गेहूं की खेती हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस तापमान में कर सकते हैं? तो गेहूं उत्पादन करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होना जरूरी है। जैसे देखते हैं हम लोग गेहूं का उत्पादन कब करते हैं? ठंडे वाले समय में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में हम लोग क्या करते हैं कि धान की कटाई करते हैं, और धान की कटाई करने के बाद हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो उस समय जो हमारा टेम्परेचर होता है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होता है? तो गेहूं उत्पादन करने के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का हमारा टेम्परेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 5 डिग्री से 10 डिग्री, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर पशुओं को चराना और फिर इस तरीके से अपना पालन पोषण करना। ठीक है, कितने करोड़ लोग उस पे क्या है? डिपेंडेंट हैं आज वर्तमान में। कितने हैं? 1 करोड़? नहीं, 2 करोड़। कितने लोग? 2 करोड़। आज लगभग 2 करोड़ लोग किस पे हैं? चलवासी पशुचारण पर क्या है? निर्भर है। अब यहां से एक और आपको याद रखना है, यहां से 5 नंबरी वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक धन पशुपालन, इन दोनों में क्या अंतर है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये एग्जाम में पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया है। तो बताए हैं, बार बार बताते हैं कि किसी एग्जाम में पिछले साल वाला भी क्वेश्चन क्या कर देता है? रिपीट कर देता है। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन VVI प्रश्न है। तो आपको क्या रखना है? याद कर लेना है और लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है इस 5 नंबर वाले प्रश्न की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल धान की खेती संबंधित है किससे? रोपण कृषि से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ट्रक कृषि से? बिल्कुल नहीं। इससे हम लोग क्या करते हैं? सब्जी का उत्पादन वगैरह होता है, ये बाजार के आसपास होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि से? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे खट्टे फलों का उत्पादन होता है। गहन निर्वहन कृषि से? गहन निर्वाह कृषि से। चावल गहन निर्वाह कृषि जहां पर होता है वहां पे चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। ठीक है, निर्वाह कृषि के 2 प्रकार होते हैं, गहन निर्वाह कृषि होता है और एक क्या होता है? निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि होता है। गहन निर्वाह कृषि जो चावल प्रमुख होता है और एक ऐसा क्षेत्र होता है जो चावल रहित होता है। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि से क्या है? हमारा चावल यानी धान की खेती क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस? नहीं है। अमेरिका? बिल्कुल नहीं है। जापान? नहीं है। टेक्नोलॉजी में ये सब आगे हैं। मलेशिया? मलेशिया किसमें उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है? रबड़ का। तो अभी वर्तमान में रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वो कौन है? मलेशिया। यानी कि जो प्रश्न संख्या 26 है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? यानी इनमें से किसको हम कृषि के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। और कृषि के अंतर्गत रखेंगे यानी किसको उसमें रखेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप में। किसमें रखेंगे उसे हम लोग? प्राथमिक क्रियाकलाप में उसे क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो फसलों उत्पादन यानी फसल का उत्पादन, तो ये भी हमारा क्या है? कृषि से ही संबंधित है। पशुपालन, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? कृषि से ही रखते हैं। मत्स्य पालन भी हम लोग किस में रखते हैं? मत्स्य उत्पादन भी हम लोग किस में रखते हैं? कृषि में ही रखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है, ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है कि ये तीनों क्या है? किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है। कभी कभी क्या कर देगा कि इनमें से सभी हटा देगा और इनमें से एक ही देगा और बाकी सारे ऑप्शन क्या कर देगा? अलग अलग दे देगा। तो इसलिए क्या करना है? तीनों आपको याद रखने हैं। यानी 27 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या जरूरी है कृषि के लिए? वो क्या जरूरी है कृषि के लिए? इनमें से सबसे ज्यादा वो पूछा जा रहा है। पहला, पर्वतीय ढाल। बिल्कुल नहीं। पर्वतीय ढाल में अगर हम कृषि का कोई कार्य कर सकते हैं क्या? वहां पे हल वगैरह चला सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्या है? कृषि के लिए उपयुक्त ये नहीं है। ऊंच पठार, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी उबड़ खाबड़ जो भूमि होगा तो वहां पे कृषि क्या हो सकता है? अच्छे प्रकार से नहीं हो सकता है। हाँ, मैदानी भाग,
ठीक है। मैदानी भाग अगर हम देखा जाए, जैसे बिहार हो गया, मैदानी भाग है, गंगा के मैदानी भाग में है, तो यहाँ पे हम कृषि के कार्य बहुत अच्छे प्रकार से क्या कर पाते हैं। तो मैदानी भाग हमारे लिए कृषि के लिए सबसे ज्यादा क्या है, उपयुक्त है। चौथा नंबर है वर्षा, वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वर्षा का जल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वर्ष भर वर्षा का भी क्षेत्र क्या होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि को कौन प्रभावित करता है। यानी कि अगर वर्षा अच्छे प्रकार से हो रही है तो वहां पे कृषि के कार्य बहुत अच्छे प्रकार से हो सकते हैं। वर्षा अगर अच्छे से नहीं हो रही है तो वहां पे कृषि के कार्य अच्छे प्रकार से क्या हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर कृषि के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो कौन है, वर्षा है। कौन सा है, वर्षा। भूमि है लेकिन वर्षा नहीं होगा तो कृषि नहीं हो पाएगा। मिट्टी है, मिट्टी अगर उपजाऊ कितना भी हो जाए और वर्षा नहीं हो तो वहां पे कृषि का कार्य क्या हो सकता, नहीं हो सकता है। रासायनिक खाद है लेकिन वहां पे वर्षा नहीं हो रहा है तो वहां पे कृषि का कार्य अच्छे प्रकार से नहीं हो सकता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वर्षा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। धान की खेती में नहीं, धान की खेती तो हम लोग देखते ही है कि ये क्या होता है, एकदम अभी जैसे धान की खेती का समय चल रहा है, टेम्परेचर कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ धान की खेती के लिए कम तापमान की आवश्यकता क्या है, नहीं है, पानी की आवश्यकता ज्यादा है, ठीक है। गेहूं की खेती जो होती है इसके लिए कम तापमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम तापमान कितना होना ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस इसके उत्पादन के लिए क्या है, जरूरी है। जूट की खेती नहीं, यहाँ पे भी तापमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तापमान यहाँ पे भी क्या होता है, ज्यादा होता है। कपास की भी खेती में तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन गेहूं की खेती में अगर तापमान ज्यादा रहेगा तो हम गेहूं की खेती क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और गेहूं की खेती हम लोग करते भी कब है, ठंडा के समय में। नेक्स्ट प्रश्न में अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस फसल की खेती पहाड़ी डालों पर की जाती है। जूट की खेती नहीं, चाय की खेती हाँ, चाय की खेती जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अगर गन्ना की खेती कहें तो यहाँ पे भी हम लोग इसे नहीं कर सकते हैं, मैदानी भागों में करेंगे। कपास की भी खेती होगा, ये पहाड़ी डालों पर नहीं किया जाता। यानी 31 नंबर जो प्रश्न है उसका बी नंबर क्या होगा, ऑप्शन होगा सही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। यानी चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पर होता है, ठीक है। भारत, श्रीलंका में नहीं होता है, भारत में नहीं होता है। भारत में चाय की खेती होती है लेकिन चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा करने में भारत नहीं है। म्यांमार ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चीन में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन यानी सबसे ज्यादा चाय की खेती क्या की जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पहले हम क्वेश्चन ये आपने पहले भी देखा होगा, 2020 में पूछा गया है। तो किसे कहा जाता है, आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इसे झूम कृषि भी कहा जाता है, इसे लदांग भी कहा जाता है, इसे मिल्पा भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। आप जब क्वेश्चन हम बता रहे थे ऑप्शन में ये सब नाम आए हैं तो उनका हमने कमेंट में आपको जवाब पूछा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये खेती किस किस नामों से क्या की जाती है, जानी जाती है। आपको कमेंट करके बताना है। अब आपको यहाँ पर कमेंट ये करना है कि एक जो और प्रश्न है आपके सामने कि फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि कौन सी कहलाती है, 2020 में पूछा गया। ये पहले भी हमने प्रश्नों की चर्चा कर ली है। यानी इसे कौन सा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पुष्पोत्पादन। यानी कि आपके सामने प्रश्न रहे 32 और इन 32 प्रश्नों में आपका कितना सही है। जितना ज्यादा आप सही कर पाए हैं, जितना ज्यादा आपका सही है, यानी आपकी पकड़ इस चैप्टर पे उतना ही ज्यादा है और आपकी तैयारी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ऑनेस्टली के साथ में इन सभी प्रश्नों का जवाब दिए होंगे बिना किसी सहायता के, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया होगा और आपको अंदर से हैप्पीनेस भी फील होगी।
जब हमारा एग्जाम, हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय हमारा क्या होता है कि अगर हम प्रश्नों का सही प्रकार से जवाब दे पाते हैं, चाहे वो लघुतरीय प्रश्न है, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों का अगर हम जवाब सही प्रकार से दे पाते हैं तो हमारा तैयारी क्या होता है और ज़्यादा बेटर हो जाता है। साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा क्या होता है, बूस्ट हो जाता है और हमें हैप्पीनेस फील होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप इन 32 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही किए हैं। ऑनेस्टी के साथ में आप कीजिएगा कमेंट। और वीडियो के दरमियान बहुत सारे हमने प्रश्न पूछा है तो उन प्रश्नों का जवाब भी आप कमेंट में करके जवाब दीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट आप कर रहे हैं जो आपके समस्या से रिलेटेड है तो हम उनका जवाब देंगे। और कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।